फ्रेंड्स, स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम लोग क्लास 9th की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी की बुक को डिस्कस कर रहे हैं और आज हम लोग अपने चैप्टर नंबर 4 को देखेंगे जिसका नाम है जलवायु। तो इस चैप्टर में जो आपको भारत की जलवायु है इसके बारे में काफ़ी जानकारी मिल जाएगी। देखिए, अपने चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले दो जानकारियाँ आपको दे देता हूँ। इन सभी चैप्टर्स का जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको इनका पीडीएफ चाहिए है तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, वहां पर एक लिंक होगा, उस लिंक पर क्लिक करिए, फॉर्म आएगा, फॉर्म को फिल कर दीजिए और उसके बाद आपको व्हाट्सएप के ऊपर जो नोट्स है वो भेजे जाएंगे। दूसरी बात है, ऐसे स्टूडेंट जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जिनको विशेष सहायता की ज़रूरत है वो हमारी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आप यूपीएससी पीसीएस जैसे किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर पर 7905251328, या आप अगर डायरेक्ट कोर्स को परचेज करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पर जा करके कोर्स को परचेज कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक भी आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज के चैप्टर को। देखिए, किसी भी स्थान पर जो जलवायु होती है वो 6 कारकों से निर्धारित होती है। यानी कि किसी स्थान पर कैसी जलवायु होगी वो डिपेंड करती है उस स्थान के अक्षांश पर, उस स्थान की ऊंचाई पर, वो स्थान कितनी ऊंचाई पे है, इसके साथ ही वहां पर वायुदाब और पवन तंत्र कैसा है, समुद्र से कितना दूर है वो स्थान, महासागर की कोई धारा वहां तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, और वहां का उच्चावच यानी लैंडफॉर्म कैसा है, पहाड़ है, पठार है। ये 6 चीजें मिल करके डिसाइड करती है कि किसी स्थान की जलवायु कैसी होगी। आगे आपको और क्लियर होता जाएगा। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि हमारी पृथ्वी गोल है और अब मान लीजिए यहाँ पर आपके सामने एक ग्लोब है, चित्र में देखिए, और ये हमारा सूर्य है। तो देखिए, अब सूर्य की किरणें जाहिर सी बात है सभी स्थानों पर तो सीधी पहुंचेंगी नहीं, कुछ स्थानों पर सूर्य की किरण सीधी पहुंच रही है तो वहां तापमान सबसे ज्यादा होगा। और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो हम लोग देख रहे हैं सूर्य की तिरछी किरणें पहुंच रही हैं। तो इसलिए ये जो हमारा उत्तरी ध्रुव है, जो पृथ्वी के ऊपर दक्षिणी ध्रुव है, ये हमेशा बर्फ से ढके रहते हैं। यानी कि पृथ्वी पर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तापमान मिलता है। इसके साथ ही ऊंचाई का भी तापमान के ऊपर फर्क पड़ता है। आप जब पहाड़ों पे घूमने जाते हैं तो जितना ऊंचे पहाड़ पर आप जाएंगे उतनी तापमान कम होता जाएगा। यानी कि ऊंचाई का तापमान पे फर्क पड़ता है। इसके साथ ही कोई स्थान कहाँ पर है इसका भी, यानी पृथ्वी में कोई स्थान अगर यहाँ पे है तो वहां पे सूर्य की किरणें थोड़ी तिरछी पहुंचेंगी, वहीं पे कोई स्थान अगर उत्तरी गोलार्ध पे है तो सूर्य की किरणें ज्यादा तिरछी पहुंचेंगी। यानी कोई स्थान कहाँ पर है इससे भी डिसाइड होता है कि उस स्थान पर तापमान कितना होगा। अब देखिए, एक चीज मैं आपको समझा देता हूँ। जो तापमान है इसका प्रभाव दबाव यानी कि प्रेशर पे पड़ता है। देखिए कैसे पड़ता है, थोड़ा सा समझ लीजिए, हालांकि आपके बुक में नहीं है ये। देखिए क्या है कि हमारे वायुमंडल में एक तरह से बहुत सारे कण हैं। अब अगर आप किसी चीज को गर्म करते हैं तो आप जानते हैं उसके जो अणु होते हैं वो दूर दूर फैलते हैं। जैसे आप पानी को गर्म करिए तो वो भाप में इसलिए बदल जाता है क्योंकि उसके अणु दूर दूर हो जाते हैं। तो उसी तरह से अगर कहीं से तापमान बहुत ज्यादा है तो जो वायुमंडल में ये अणु है, जो कण है, ये दूर दूर हो जाएंगे। अच्छा, दूर दूर हो जाएंगे मतलब वायु एक तरह से हल्की हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, इसकी वजह से जो वायुमंडलीय दबाव है वो कम हो जाएगा। तो वहीं पे अगर कहीं सर्दी बहुत ज्यादा है तो वहाँ क्या होगा, ये कण जो है बहुत पास पास आ जाएंगे और इसकी वजह से क्या होगा, वायुमंडलीय दबाव ज्यादा हो जाएगा। तो देखिए, ये एक स्थान मैंने चित्र में दिखाया है जहां लिखा है एचपी यानी हाई प्रेशर, और यहाँ पर मैंने एक स्थान दिखाया है जहां लिखा है एनसी यानी लो प्रेशर। इस चैप्टर को समझने के लिए एक चीज आपको लगातार याद रहना चाहिए कि जो वायु है वो सदैव उच्च दबाव वाले यानी हाई प्रेशर वाले क्षेत्र से निम्न दबाव वाले यानी लो प्रेशर वाले क्षेत्र की ओर बहती है। एक उदाहरण देता हूँ बहुत ही सिंपल करने के लिए। मान लीजिए कानपुर में आज जो है बर्फ गिर रही है, केवल समझने के लिए मान लेते हैं, या कश्मीर में आज मान लीजिए बर्फ गिर रही है, तो कश्मीर में क्या होगा, ठंड बहुत ज्यादा होगी, हाई प्रेशर होगा। वहीं पे मान लीजिए उत्तर प्रदेश में क्या है,
सूर्य निकला हुआ है, गर्मी है, तो ऐसे में आपको कश्मीर में क्या देखने को मिलेगा? उच्च दाब, उत्तर प्रदेश में निम्न दाब। तो हवाएं कैसे चलेंगी? कश्मीर से आपके उत्तर प्रदेश की ओर चलेंगी। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि बहुत से फैक्टर होते हैं जो जलवायु को डिसाइड करते हैं, इसलिए ये कोई ऐसे आप इसको एक एकदम सटीक उदाहरण मत मानिए, बस ये समझाने के लिए बताया। तो पहली चीज देखिए हम लोगों ने, तापमान का प्रभाव वायुदाब पे पड़ता है और वायुदाब जैसा होगा उसी तरह की हवाएं चलेंगी। अब देखिए अगली बात आती है समुद्र का प्रभाव। अब यहाँ पर देखिए ये जो आपका समुद्र है, इसका एक नेचर होता है, चित्र में देखिए कि समुद्र का पानी ना जल्दी गर्म होगा ना जल्दी ठंडा होगा, ये जल का नेचर है। मान लीजिए अभी अभी गर्मी का मौसम शुरू हुआ है, मार्च का महीना है, अप्रैल का महीना है, तो जमीन जो है ये बहुत तेजी से गर्म हो जाएगी, जबकि जो आपका समुद्र है ये इतनी तेजी से गर्म नहीं होगा। यानी कि जो हमारी जमीन का हिस्सा है यहाँ पे क्या बन जाएगा? लो प्रेशर। मैंने आपको बताया जहाँ तापमान ज्यादा होगा वो लो प्रेशर होगा वहाँ, तो जमीन क्योंकि तेजी से गर्म हो गई तो यहाँ पे लो प्रेशर बन गया, जबकि समुद्र अभी उतनी तेजी से गर्म नहीं हुआ है, समुद्र का पानी ठंडा है, तो यहाँ पे हाई प्रेशर है। और हवाएं कैसे चलती हैं? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। तो क्या होगा? समुद्र से हमारे स्थल की ओर हवाएं चलने लगेंगी। अच्छा, क्योंकि ये ठंडे समुद्र से हवाएं आ रही हैं, यानी कि समुद्र का पानी ठंडा है, वहां से ये हवाएं आ रही हैं, तो ये हवाएं भी ठंडी होंगी। तो इसीलिए जो समुद्र है ये भी जलवायु को प्रभावित करता है। जो भी इलाके हमारे समुद्र के किनारे हैं वहां पर जलवायु जो है समकारी रहती है। समकारी मतलब ना बहुत ज्यादा सर्दी होती है वहां, ना बहुत ज्यादा गर्मी होती है। इसके बाद देखिए जो महासागरीय धाराएं हैं, थोड़ा सा देखिए सोचिए, अगर आप मान लीजिए एक जगह पे बैठे हैं और यहाँ पर आग जला दी जाए तो इसकी गर्मी आपको भी लगेगी। उसी तरह से महासागर में बहुत सी धाराएं चलती हैं, कुछ धाराएं गर्म होती हैं, कुछ धाराएं ठंडी होती हैं। तो अगर किसी स्थान के पास में मान लीजिए यहाँ पर इस स्थान के पास से कोई गर्म महासागरीय धारा बहती है, तो इस गर्म महासागरीय धारा का जो प्रभाव है वो इस स्थान के ऊपर भी पड़ेगा। तो जो महासागरीय धाराएं हैं ये भी किसी स्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं, और अंत में किसी स्थान की जलवायु को निर्धारित करने में उच्चावच भी महत्वपूर्ण होता है। अब जैसे ऊंचे पर्वत ठंडी अथवा गर्म वायु को चलिए इसको मैं थोड़ा सा आपको ऐसे समझाता हूँ। ये चित्र आपके सामने एक, इसको देखिए, जहां पर ऊंचा सा एक पर्वत है, इस पर्वत की वजह से क्या होगा? जो हवा आ रही है, देखिए ऐसे हवा आ रही है, वो इस पर्वत से टकराएगी, ऊपर उठेगी धीरे धीरे। अच्छा, जब ऊपर हवा उठती है तो एक समय ऐसा आता है कि जो हवा है उससे वर्षा होने लगती है। अगर वायु में नमी है और ये ऊपर उठ रही है तो एक समय ऐसा आता है कि इससे वर्षा होने लगती है। तो ये पर्वत क्या करेगा? वर्षा करवाएगा। यहाँ पर अच्छा आप चित्र में देखिए, एक अजीब सी चीज इस वाले चित्र में आपको दिखेगी कि पर्वत के एक तरफ तो बहुत सारे आपको पेड़ पौधे दिख रहे हैं और दूसरी तरफ आप देखिए पेड़ पौधे नहीं दिख रहे हैं। इसका कारण क्या है? देखिए ये जो वायु आई पर्वत की तरफ, ये ऊपर उठी, इसकी वजह से वर्षा हो गई। तो पर्वत का ये वाला जो साइड था जिधर पेड़ पौधे आपको दिख रहे हैं, इधर तो वर्षा हो गई। अब क्या है? हवा से नमी ही समाप्त हो गई है। तो जब हवा से नमी खत्म हो गई है तो अब वर्षा कहाँ से होगी? तो जब पर्वत के दूसरी तरफ वायु पहुंचती है तो इससे वर्षा नहीं होती है। जब वर्षा नहीं होगी तो वनस्पति नहीं होगी। इसीलिए पर्वत का जो दूसरा तरफ का हिस्सा है जिसको पवन विमुख ढाल कहते हैं, ये अपेक्षाकृत सूखा रह जाता है। तो इस तरह से जो उच्चावच है, पर्वत है, पठार है, ये भी किसी स्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो देखिए यहाँ तक हम लोगों ने उन फैक्टर्स को देख लिया जो किसी स्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं। लेकिन हम लोग भारत के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अब हम लोग देखेंगे कि वो कौन से फैक्टर हैं जो हमारे भारत देश की जलवायु को प्रभावित करते हैं। देखिए सबसे पहले आता है अक्षांश। हम सब जानते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है, एक तो ये लगभग 24 घंटे में अपनी धुरी के ऊपर परिक्रमा करती है, यानी लगातार अपनी धुरी पे रोटेट होती है। दूसरा, ये जो सूर्य है इसके चारों तरफ भी चक्कर लगाती है। अच्छा, जब हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है
तो कहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही है, कहाँ पर किस स्थान पर सूर्य की किरणें कितनी तेज पड़ रही है, इसमें भी परिवर्तन होता है। मान लीजिए अभी ये जो 0 डिग्री की लाइन है पृथ्वी पे, जिसे विषुवत रेखा कहते हैं, वहां सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही है। फिर जब पृथ्वी रोटेट करके अगली जगह पे पहुंचेगी, तो अब क्या है, जो सूर्य की किरणें हैं, मान लीजिए 0 डिग्री की जगह जो 23.5 डिग्री है, यानी इससे ऊपर का जो स्थान है, वहां पर सीधी पड़ रही है। तो यानी कि कहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही है, ये डिपेंड करता है पृथ्वी के रोटेशन के ऊपर, जो पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। अब देखिए इस चीज को समझते हैं थोड़ा सा भारत के संदर्भ में। देखिए जब पृथ्वी सूर्य का इस तरह से चक्कर लगा रही है, तो क्या होता है, धीरे धीरे एक समय आता है कि सूर्य की किरणें हमारे दक्षिण भारत में सीधी पड़ती हैं, और फिर धीरे धीरे ऊपर की ओर जाते हुए, जैसे पहले यहाँ पर सीधी पड़ी, फिर इसके ऊपर वाले स्थान पर सीधी पड़ी, इसके ऊपर वाले पे, तो धीरे धीरे जैसे जैसे पृथ्वी अपना चक्कर लगाती जाती है, एक समय आता है कि सूर्य की किरणें 23.5 डिग्री वाली जो लाइन है, जिसे कर्क रेखा कहते हैं, चित्र में देखिए, इस कर्क रेखा के ऊपर सीधी चमकती है। अब ये आपको ध्यान रखना है कि कभी भी 23.5 डिग्री के ऊपर के किसी भी स्थान पे सूर्य की किरणें सीधी नहीं चमकती, यानी कर्क रेखा वो आखिरी रेखा हो गई जहां हमारे देश में सूर्य की किरण सीधी चमकती है। अब इसकी वजह से होता क्या है, देखिए जाहिर सी बात है, अगर आपके ऊपर सीधी टॉर्च डाली जाए तो आपको बहुत दिक्कत होगी, तिरछी थोड़ी सी रोशनी हो तो कम दिक्कत होगी। वैसे ही जो हमारा दक्षिण भारत है, जहां सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है किसी समय पे, तो यहाँ पे गर्मी भी ज्यादा होगी, या कह लीजिए ये उष्ण कटिबंधीय ये क्षेत्र है। तो कर्क रेखा से जितना भी भारत का निचला हिस्सा है वो उष्ण कटिबंध में आता है, जबकि कर्क रेखा से ऊपर का जो क्षेत्र है हमारा, ये पूरा उपोष्ण कटिबंध में आता है। अब इसमें हालांकि और भी आपको अलग अलग फीचर दिख जाएंगे, लेकिन मोटा मोटा कर्क रेखा से नीचे वाला हिस्सा उष्ण कटिबंध में और ऊपर वाला हिस्सा उपोष्ण कटिबंध में आता है। अब दूसरे फैक्टर पे चलते हैं, जो कि है ऊंचाई। अब देखिए क्या है, हमारे देश में हिमालय पर्वत है, यहाँ पर हम लोग जानते हैं ये पूरा जो हिस्सा है हमारे देश का, ये पूरा हिमालय पर्वत फैला है। हिमालय पर्वत हमको दो तरह से लाभ पहुंचाता है। एक तो जो मानसून की हवाएं हमारे देश में आती हैं, उनको हिमालय पर्वत रोक लेता है, मैंने आपको बताया था, इससे वर्षा होती है। दूसरी बात है, साइबेरिया वगैरह से जो बहुत ठंडी हवाएं आ रही होती हैं, बर्फीली बिल्कुल ही, वो हमारे देश में हिमालय की वजह से नहीं पहुंच पाती। अगर वो पहुंच पाती तो हमारे देश में बहुत सारी बर्फ जम जाती, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि हिमालय पर्वत उन हवाओं को रोक लेता है। तो इसीलिए अगर मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया से हम लोग तुलना करें, तो हमारे देश में कम ठंड पड़ती है। तो इस तरह से ये जो पर्वतीय ऊंचाई है, जो समुद्र का किनारा है, ये भी हमारे देश की जलवायु को प्रभावित कर रहा है। फिर आ जाता है वायुदाब और पवन, जिसको हम लोग अगली स्लाइड में देखेंगे कि वायुदाब हमारे देश की जलवायु को कैसे प्रभावित करता है। तो भारत की जलवायु के ऊपर 3 वायुमंडलीय अवस्थाओं का प्रभाव पड़ता है, वायुदाब और धरातलीय पवनें, दूसरा ऊपरी वायु परिसंचरण, और तीसरा पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ एवं उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। अब देखिए यहाँ पर जो थ्योरी है, अगर इसको मैं थ्योरेटिकल पार्ट से आपको समझाऊंगा तो आपको समझने में बहुत दिक्कत होगी, इसलिए पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, फिर आप जब थ्योरी पढ़ेंगे तो तुरंत समझ जाएंगे। देखिए एक्चुअल में क्या है, ये मानिए हमारी पृथ्वी है, ये पूरी पृथ्वी हो गई, और ये पृथ्वी के बीचों बीच में विषुवत रेखा है 0 डिग्री की लाइन, यहाँ पर एक 30 डिग्री की लाइन है, और यहाँ पर भी एक 30 डिग्री की लाइन है। अब हम लोग जानते हैं कि हमारा देश उत्तरी गोलार्ध में है, 23.5 डिग्री की लाइन हमारे देश से गुजरती है। तो मान लेते हैं ये 23.5 डिग्री की लाइन है जो भारत देश से गुजर रही है। अब देखिए होता क्या है, जो 0 डिग्री लाइन है, इसको एक आदर्श घटना कहते हैं, जैसा मतलब होता नहीं है लेकिन ऐसा माना जाता है। तो 0 डिग्री लाइन के ऊपर क्या है कि सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही हैं। अब 0 डिग्री लाइन पे जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी तो लो प्रेशर होगा, मैंने आपको बताया, जहां सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी वहां तापमान ज्यादा होगा, तापमान ज्यादा होगा तो लो प्रेशर यानी निम्न दाब बन जाएगा। अच्छा, 30 डिग्री की जो लाइन है,
यहाँ क्या होता है, हमेशा याद रखिए, जहाँ पे हाई प्रेशर होता है, कारण को आपको जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझना है कि यहाँ पर हाई प्रेशर होता है। और मैंने आपको बताया वायु चलती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। अब आपके दिमाग में एक चीज आएगी कि ये हाई प्रेशर है, ये लो प्रेशर है, तो एकदम सीधे हवा से चलना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। देखिए क्या है कि हमारी पृथ्वी पर एक बल कार्य करता है, एक आभासी बल है जिसका नाम है कोरियालिसपन। तो ये कोरियालिसपन क्या करता है, हवा की दिशा को बदल देता है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो एकदम सीधे लंबवत जाना चाहिए था वायु को, ये इस तरह से मुड़ जाती है। तो देखिए इसका नियम क्या है, थोड़ा सा आपको समझने में अटपटा लग रहा होगा अगर आप पहली बार ये सुन रहे हैं, लेकिन ध्यान से समझेंगे तो समझ जाएंगे। देखिए 0 डिग्री के नीचे क्या है, दक्षिणी गोलार्ध, ये 0 डिग्री की लाइन के नीचे। 0 डिग्री की लाइन के ऊपर क्या है, उत्तरी गोलार्ध है। अब होता क्या है, जब 30 डिग्री वाली लाइन से 0 डिग्री वाली लाइन की तरफ यानी उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ हवा चलती है, तो दक्षिणी गोलार्ध में, ध्यान दीजिएगा मैं कह रहा हूँ दक्षिणी गोलार्ध में, ये बाएं तरफ मुड़ जाती है। देखिए इस तरह से। अब इसको जरा इस वाले चित्र में देखिए, देखिए यहाँ पर जो वायु है किस तरह से बाईं ओर मुड़ गई है। तो ये होता है आपका दक्षिणी गोलार्ध में। और उत्तरी गोलार्ध में भी इसी तरह से देखिए वायु जो है अपनी दिशा के दाईं ओर मुड़ जाती है। ये देखिए, ये भी मैंने आपको बताया ऊपर हाई प्रेशर है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो वायु आ रही है नीचे वाले चित्र में देखिए, ये दाईं ओर मुड़ जाती है। तो सीधी ना चल के आपको ये कर्व की तरह जाती हुई दिखाई दे रही है। अच्छा, ये तो एक आदर्श हो गया। इसके बाद होता क्या है, देखिए एक्चुअल में क्या होता है कि हम जानते हैं कि हमारे पृथ्वी रोटेट कर रही है सूर्य के चारों तरफ, परिक्रमा कर रही है सूर्य की। तो ऐसे में क्या होगा कि जो 0 डिग्री की लाइन है, हमेशा सूर्य की किरणें यही सीधी नहीं पड़ेंगी, धीरे धीरे। देखिए ये 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये यहाँ पे हमारा भारत देश है, और ये 23.5 डिग्री की लाइन है। धीरे धीरे सूर्य की किरणें ऊपर की तरफ जाएंगी, और एक समय आएगा जब 23.5 डिग्री की जो लाइन है इस पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी। तो जहां पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी वहां क्या हो जाएगा, लो प्रेशर। तो 23.5 डिग्री की जो हमारी लाइन है ये वाली, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लो प्रेशर हो जाएगा। अच्छा, 30 डिग्री की एक लाइन नीचे भी है, जैसा कि पहले भी मैंने आपको चित्र में दिखाया। तो अब देखिए होता क्या है, यहाँ पे लो प्रेशर है 23.5 डिग्री पे, और लो प्रेशर को एक ऐसा चुंबक समझिए जो हवाओं को खींचता है। तो 30 डिग्री से हमने देखा इस तरह से ऐसे हवाएं आगे बढ़ रही थी, और क्या होगा, ये किधर खींची चली जा रही हैं, लो प्रेशर की तरफ खींची चली जा रही है 23.5 डिग्री वाले। तो अब क्या होगा, ये अपने देखिए हम लोगों ने देखा उत्तरी गोलार्ध में वायु किधर मुड़ती है, दाईं ओर। यहाँ पर मैंने आपको दिखाया इस तरह से। देखिए अगर आप इस दिशा में जा रहे हैं तो आपका दायां हाथ इधर होगा, तो दाईं ओर थोड़ा सा इसको आप इमेजिन कर सकते हैं, तो वायु दाईं ओर मुड़ती है। तो यहाँ पर भी क्या होता है, मैंने आपको बताया ये जो वायु ऐसे जा रही है ये 0 डिग्री लाइन से आगे इस तरह से मुड़ जाती है। अब देखिए ये हवाएं भारत की तरफ चलती, इसी चीज को आप यहाँ चित्र में देखिए, इस वाले बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये हमारी 0 डिग्री की लाइन है, इक्वेटर है। जो हवाएं आ रही थी ऐसे, ये किस तरह से मुड़ गई, देखिए इस तरह से दाईं ओर मुड़ गई, ये आपके दाईं ओर मुड़ गई। और एक चीज और देखिए, बीच में क्या पड़ रहा है, समुद्र पड़ रहा है। तो समुद्र के पास तो बहुत ज्यादा वाष्प है, बहुत ज्यादा आप कह लीजिए नमी है, तो ये नमी भी इन हवाओं को मिल जाती है। और जब हवाओं को नमी मिल जाएगी तो क्या होगा, इनके बाद वर्षा करने की संभावना आ जाएगी। और फिर हमारे देश में जगह जगह पे पश्चिमी घाट है, हिमालय पर्वत है, ये सभी पर्वत है, ये इन हवाओं के रास्ते को रोकेंगे और वर्षा होगी। तो इस तरह से ये जो हवाएं आ रही है इनको कहते हैं दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं। इस चीज को मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट में समझा दिया कि जो दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं हैं वो बेसिकली हमारे इक्वेटर यानी कि जो विषुवत रेखा है इसको पार करके आती है। किधर आती है, ये रेड कलर से क्या दिखाया गया है, ये जो बेल्ट देख रहे हैं आप, ये है एक्चुअल में लो प्रेशर का एरिया। इस लो प्रेशर की तरफ इक्वेटर को पार करके हवाएं आती हैं, और क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में कोरियालिस बल की वजह से वायु दाईं ओर मुड़ती है, इसीलिए ये हवाएं क्या है
इस तरह से दाईं ओर मुड़ जाती है। ये देखिए इक्वेटर, ये इक्वेटर है, ये पार की और तुरंत हवा दाईं ओर मुड़ गई। और इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? दक्षिण पश्चिम मानसून पवन के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। देखिए जब कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री की लाइन के आसपास सूर्य सीधा चमक रहा था, तो हमने देखा यहाँ पर निम्न दाब का क्षेत्र बन गया। अब देखिए क्या है, धीरे धीरे मौसम चेंज होता है क्योंकि पृथ्वी तो रोटेट करती रहेगी। तो क्या होता है, ये निम्न दाब का क्षेत्र जैसे ऊपर आया है वैसे ही धीरे धीरे नीचे की तरफ चला जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये निम्न दाब का क्षेत्र वापस से नीचे की तरफ चला गया। अब क्या होगा, निम्न दाब का क्षेत्र जो है ये इसको मैंने बताया ये हवाओं के लिए चुंबक का काम करता है। तो अब जो वायु है वो किधर जाएगी? हमारे भारत देश से इधर, यानी कि नीचे जो निम्न दाब का क्षेत्र है इसकी तरफ जाएगी। अच्छा, ये हवाएं जो है यहाँ से जो आ रही है ये काफ़ी कुछ शुष्क हवाएं होती है, यानी कि ये जो भारत से गुजर रही है हवाएं, ये देखिए यहाँ पर चित्र में देखिए, ये जो वायु हवा जो हवा है ये जो भारत से गुजर रही है इसमें वर्षा करने की ज़्यादा संभावना नहीं होती है। और ये हमारे यहाँ कब चलती है? सर्दियों के मौसम में। जाहिर सी बात है सर्दियों के मौसम में ही ये जो हमारा निम्न दाब का क्षेत्र है इसको बेसिकली ITCZ कहते हैं। तो ये जो ITCZ है ये सर्दियों के मौसम में ही नीचे की ओर जाएगा। तो वायु जो है इस तरह से बहती है। एक लास्ट चीज और समझ लीजिए, मैंने आपको बताया कि जो दक्षिणी गोलार्ध है इसमें वायु बाईं ओर विस्थापित होती है या बाईं ओर मुड़ जाती है। इसीलिए ये देखिए ये इक्वेटर है जो 0 डिग्री, एक सेकेंड, तो ये देखिए ये जो अपनी 0 डिग्री इक्वेटर है यहाँ से आप देख रहे हैं कि वायु फिर से मुड़ गई। तो ये हम लोगों ने समझ लिया कि जो हमारा वायुमंडलीय दबाव है वो किस तरह से भारत की जलवायु को प्रभावित करता है। वैसे तो देखिए इसको हम लोग अगर 2 घंटे भी पढ़े तो भी कम है, इतना सारा इसमें पढ़ने को होता है, लेकिन जो आपके लिए इस बुक के हिसाब से NCERT के हिसाब से रिलीवेंट है वो मैंने आपको समझाया है। देखिए जहाँ तक हम लोगों ने भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों को समझ लिया, अब हम लोग भारत की जो अलग अलग ऋतुएं हैं इनको समझेंगे। तो देखिए भारत में बेसिकली 4 तरह की ऋतुओं को पहचाना जा सकता है। पहली हो गई शीत ऋतु, दूसरी हो गई ग्रीष्म ऋतु, इसके साथ ही मानसून का आगमन यानी जब वर्षा शुरू होती है, और मानसून की वापसी यानी कि सितंबर अक्टूबर में जब धीरे धीरे हमारे देश में वर्षा होना बंद हो जाती है। देखिए एक खास चीज है कि हमारे यहाँ शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में खासकर उत्तर भारत में बहुत अंतर रहता है। यानी कि अगर आप मान लीजिए रहते हैं उत्तर प्रदेश में, बिहार में, तो आपके यहाँ सर्दियों का जो तापमान है वो 2 डिग्री पहुंच जाता होगा, 3 डिग्री पहुंच जाता होगा, और कई बार ऐसा हुआ होगा कि 0 डिग्री के आसपास ही पहुंच गया। जबकि गर्मियों में यही तापमान बढ़ के 40 डिग्री चला जाता होगा, कई बार 42 डिग्री चला जाता होगा। यानी कि सर्दियों और गर्मियों का जो मौसम है उसमें तापमान में बहुत ज्यादा अंतर रहता है। लेकिन जो हमारे तटीय इलाके हैं, समुद्र के पास का जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में उतना ज्यादा तापमान का अंतर नहीं रहता है। तो अब सबसे पहले हम लोग शीत ऋतु की बात करते हैं। पहले थ्योरी को पढ़ते जाएंगे, जहां पर कुछ समझाने का होगा समझा दूंगा। तो उत्तर भारत में शीत ऋतु मध्य नवंबर से आरंभ होकर फरवरी तक रहती है। मध्य नवंबर से स्टार्ट हो गई, फरवरी तक रहेगी। भारत के उत्तरी भाग में दिसंबर और जनवरी जो है सबसे ठंडे महीने हैं अपने उत्तर भारत के। तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पे घटता जाता है। देखिए जैसा मैंने आपको बताया कि जितना आप कर्क रेखा के पास में होंगे, 23.5 डिग्री की लाइन के पास में होंगे, उतना आपको तापमान ज्यादा मिलेगा। इसके नीचे तापमान हमेशा ज्यादा मिलेगा, और जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे कश्मीर की तरफ तापमान आपको कम होता हुआ मिलेगा। तो देखिए पूर्वी तट पर चेन्नई का औसत तापमान, औसत मतलब क्या होता है? पूरे साल का एवरेज। तो पूर्वी तट पर चेन्नई का औसत तापमान 24 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। यानी कि चेन्नई में जो औसत तापमान रहता है वो 24-25 रहता है, बहुत कम नहीं होता है। जबकि उत्तरी मैदान में 0 से 5 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो एक तरफ चेन्नई में जहां 25 डिग्री के आसपास तापमान है, वहीं उत्तरी भारत में हमारा औसत तापमान 0 से 5 डिग्री सेल्सियस होता है शीत ऋतु में। तो दिन गर्म और रातें ठंडी होती हैं।
उत्तर में तुषारपात सामान्य है तथा हिमालय के ऊपरी ढालों पर बर्फबारी यानी हिमपात होता है। अच्छा देखिए, एक यहाँ पे टर्म आएगा उत्तर पूर्वी व्यापारी पवने। कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसा नहीं है कि इसको हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। यही जो हवाएं अभी हम लोगों ने देखी थी शीत ऋतु वाली, जो मैंने आपको बताया था कि शीत ऋतु में क्या होता है, ये जो ITCZ है, जो लो प्रेशर है जिसको मैंने पवन का चुंबक कहा, ये नीचे की ओर चला जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो हवाएं हैं ये इस तरह से, चित्र में देखिए, इस तरह से ये ITCZ की तरफ, इस लो प्रेशर वाले क्षेत्र की तरफ आने लगती है। तो यही बेसिकली ये जो हवाएं आ रही है, यही हमारी उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवने हैं, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं। देखिए एकदम साफ बात है, ये सब जमीन का हिस्सा है, जमीन से किधर आ रही है, समुद्र की तरफ आ रही है, तो स्थल से समुद्र की तरफ बहती है। और इसलिए इनसे जो है वर्षा हमारे देश में नहीं होती है। क्यों वर्षा नहीं होती है? समुद्र से आती तो इसमें नमी होती, जब समुद्र से आ ही नहीं रही है, जमीनी क्षेत्र से आ रही है, तो इनमें नमी नहीं होती है, जिसकी वजह से वर्षा नहीं होती है। फिर भी ये जो हमारी उत्तर पूर्वी व्यापारी पवन है, ये हमारे देश में जो तमिलनाडु है वहां पर वर्षा करवाती है। तो हमारे देश में तमिलनाडु एक ऐसा स्थान है जहां पर शीत ऋतु में वर्षा होती है। अच्छा, ये क्योंकि यहाँ पर जो तमिलनाडु में हवाएं पहुंचती है वो थोड़ा सा समुद्र से होके पहुंचती है, तो उनमें नमी जो है वो आ जाती है। अच्छा देखिए, जो हमारा देश का उत्तरी भाग है उसमें एक कमजोर उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है। क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर एक हाई प्रेशर जोन बन जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, जहाँ पे सर्दी होगी वहाँ हाई प्रेशर होगा, उच्च दाब होगा। तो इसीलिए जो उत्तरी भारत में शीत ऋतु में उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है। और जहाँ पे हाई प्रेशर होगा तो हाई प्रेशर से हवाएं किधर जाती है, लो प्रेशर की ओर, यानी हाई प्रेशर वाले क्षेत्र से बाहर की ओर हवाएं चलने लगेंगी। तो उच्चावच यानी कि पहाड़ वगैरह से प्रभावित होकर ये पवन पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम से गंगा घाटी में बहती है। सामान्यतः इस मौसम में आसमान साफ रहेगा, तापमान और आर्द्रता कम रहेगी और पवनें शिथिल तथा परिवर्तित होती रहती है। देखिए, हर साल आप देखते होंगे कि सर्दियों के मौसम में भी थोड़ी बारिश हो जाती है। तो इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, शीत ऋतु में उत्तरी मैदानों में पश्चिम और उत्तर पश्चिम से चक्रवाती विक्षोभ का अंतर प्रवाह विशेष लक्षण है। थोड़ा सा सिंपल करके समझाता हूँ। यहाँ पर अपना भूमध्य सागर है, जो भूमध्य सागर है यहाँ से जो हवाएं आएंगी, अब देखिए सागर से हवाएं आएंगी तो उसमें नमी होगी, जाहिर सी बात है। तो यहाँ से जो हवाएं हैं, पृथ्वी पर एक विशेष तरह की हवाएं चलती हैं, पछुआ पवनें। तो पछुआ पवनों के साथ ये जो नमी वाली हवाएं हैं भूमध्य सागर की, ये भारत की तरफ आ जाती है। तो ये कम दाब वाली प्रणाली भूमध्य सागर और पश्चिमी एशिया के ऊपर उत्पन्न होती है। ये जो अपना भूमध्य सागर है, पश्चिमी एशिया है, यहाँ पर एक लो प्रेशर जोन उत्पन्न होता है। और यहाँ से ये जो हवाएं हैं, कह लीजिए कि आप यहाँ से जो ये नमी वाली नम हवाएं हैं, आर्द्र हवाएं हैं, ये पछुआ हवाओं के साथ या पश्चिमी पवनों के साथ भारत में प्रवेश करती है। इसी वजह से ये जो नम हवाएं आ जाती हैं भारत में, इसी वजह से शीतकाल में मैदानी क्षेत्र में हमारे यहाँ थोड़ी वर्षा हो जाती है, पर्वतों के ऊपर बर्फ गिर जाती है। और ये हमारे यहाँ जो फसल है, रबी की फसल है, उसके लिए इम्पोर्टेंट भी होता है, उसको लाभ पहुँचाता है। तो शीतकाल में वर्षा, जिसको स्थानीय तौर पर महावट कहा जाता है, बहुत कम होती है, यानी बहुत ज़्यादा वर्षा नहीं होती है, लेकिन फिर भी रबी की फसल के लिए ये इम्पोर्टेंट है। अच्छा देखिए, जो हमारा प्रायद्वीपीय भाग है, यानी हमारा ये जो प्रायद्वीपीय वाला पूरा भाग है, जिसको मैंने चैप्टर 2 में आपको पढ़ाया है, यहाँ पर शीतकाल का कोई बहुत ज़्यादा कई बार प्रभाव नहीं दिखता है। शीत ऋतु उतनी स्पष्ट भी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कर्क रेखा के जो नीचे का क्षेत्र है वो उष्ण कटिबंधीय है, तो यहाँ पर उतना शीत ऋतु का प्रभाव नहीं होता है जितना अपने उत्तर भारत में होता है। अब हम लोग बात करते हैं ग्रीष्म ऋतु की। तो देखिए, सूर्य के उत्तर की ओर आभासी गति के कारण भूमंडलीय ताप पट्टी उत्तर की तरफ खिसक जाती है। सिंपल भाषा में कहा जा रहा है, क्योंकि सूर्य की किरणें ऊपर की तरफ पड़ने लगती है, तो जो भूमंडलीय ताप पट्टी है, यानी कि जो लो प्रेशर वाली ज़्यादा तापमान वाली पट्टी है, जिसको अभी तक हम लोग कई बार देख चुके हैं, ये ऊपर की तरफ इस तरह से उत्तर की तरफ खिसक जाती है। देखिए,
ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ऊपर उत्तर है, नीचे दक्षिण है। तो ये पट्टी किधर खिसक गई? धीरे धीरे ऊपर की तरफ, उत्तर की तरफ खिसक गई, यहाँ पर आ गई। अब देखिए, मार्च से मई तक भारत में ग्रीष्म ऋतु रहती है। ताप पट्टी के स्थानांतरण के प्रभाव का पता विभिन्न अक्षांशों पर मार्च से मई के दौरान रिकॉर्ड तापमान से चलता है। यानी कि तापमान इतना ज्यादा होता है कि आप समझ जाते हैं कि जो ताप पट्टी है ये ऊपर खिसक के आ गई है। तो मार्च में दक्कन के पठार का अगर आप उच्चतम तापमान देखें 38 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। अगर अप्रैल में बात करें मध्य प्रदेश और गुजरात की, तो यहाँ पर तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है अप्रैल में ही। मई में देश के उत्तर पश्चिमी भागों का तापमान, जो हमारे देश का उत्तर पश्चिमी हिस्सा है, इसका तापमान मई में कहाँ चला जाता है? 45 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। प्रायद्वीपीय भारत में समुद्री प्रभाव के कारण तापमान कम होता है। अब देखिए क्या है, ये जो अपना प्रायद्वीपीय भारत है, यहाँ उतना ज्यादा तापमान नहीं बढ़ पाता है क्योंकि आसपास समुद्र है, और मैंने बताया समुद्र उतनी जल्दी गर्म होता नहीं है, तो समुद्र से आने वाली हवाएं भी ठंडी होती हैं। तो देश के उत्तरी भाग में ग्रीष्म काल में तापमान में वृद्धि होती है। ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया है कि जब हमारे यहाँ गर्मी का मौसम चल रहा है तो हमारे देश का जो उत्तरी भाग है यहाँ पर तापमान बढ़ जाता है, और जब तापमान बढ़ जाता है तो क्या होता है? प्रेशर कम हो जाता है, लो प्रेशर का एक जोन बन जाता है। मई के अंत में उत्तर पश्चिम में थार के रेगिस्तान से लेके, जो हमारे देश में थार का रेगिस्तान है, जहां से लेके और फिर पटना से होके छोटा नागपुर पठार तक, थोड़ा सा मैं इसको क्लियर करता हूँ आपके लिए। देखिए, अपना जो थार मरुस्थल है वहां से लेके और पटना से होते हुए जो छोटा नागपुर पठार है, इस पूरे एरिया में क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, तापमान ज्यादा होगा तो क्या होगा? लो प्रेशर का क्षेत्र बनेगा। तो यहाँ पर एक लो प्रेशर का क्षेत्र बन जाता है, और जहाँ पे लो प्रेशर का क्षेत्र बनेगा उसके आसपास पवन आकर्षित होने लगेगी, वायु आकर्षित होने लगेगी। तो इसीलिए जो पवन का परिसंचरण है, परिसंचरण मतलब कुछ नहीं, पवन का चलना, तो पवन का जो परिसंचरण है इसी गर्त मतलब यही जो लो प्रेशर का जोन बना है थार से लेके छोटा नागपुर तक, इसी के आसपास हवाएं चलने लगती है, पवन का परिसंचरण होने लगता है। अच्छा देखिए, जो लू हवा है, लू ग्रीष्म काल का एक प्रभावी लक्षण है। ये धूल भरी गर्म और शुष्क पवन होती है, बहुत ज्यादा गर्म होती है और इसमें नमी नहीं होती है। ये दिन के समय भारत के उत्तर और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में चलती है, कभी कभी देर शाम तक चलती रहती है। इसका सीधा प्रभाव घातक हो सकता है, हम लोग कहते हैं लू लग गई, कई बार लोगों की मृत्यु तक हो जाती है। उत्तरी भारत में मई महीने के दौरान सामान्य रूप से धूल भरी आंधी आती है। अब जो उत्तर भारत के लोग हैं वो इसको बहुत ही आसानी से समझ रहे होंगे क्योंकि हम लोग इसको दिन प्रतिदिन देखते हैं। तो धूल भरी आंधियां आती रहती हैं। ये आंधियां अस्थायी रूप से आराम पहुंचाती है। लोग कहते हैं आंधी आ गई तो थोड़ा सा ठंडा हो गया, तो तापमान को ये कम कर देती हैं और अपने साथ ठंडी समीर और हल्की वर्षा लाती है। जब आंधी आती है तो थोड़ी बहुत वर्षा हो जाती है। इस मौसम में कभी कभी तेज हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा हो जाती है और हिमवृष्टि यानी ओले भी गिर जाते हैं, जिससे फसल को नुकसान पहुंचता है। वैशाख के महीने में होने के कारण पश्चिम बंगाल में इस तरह की जो ये वर्षा होती है इसको काल वैशाखी कहते हैं। देखिए, ग्रीष्म ऋतु का जो अंतिम समय है उस समय पे कर्नाटक और केरल में मानसून पूर्व थोड़ी सी वर्षा होती है, और इस वर्षा का प्रभाव क्या होता है कि आम जल्दी पक जाते हैं, इसीलिए इसको आम्र वर्षा के नाम से जानते हैं। तो ये हो गई अपनी ग्रीष्म ऋतु। अब देखिए, हम लोग बात करेंगे वर्षा ऋतु की। देखिए, होता क्या है कि जून का जो प्रारंभिक समय है, इस समय हमारा जो उत्तरी मैदान है यहाँ निम्न दाब बहुत मजबूत हो जाता है, क्योंकि तापमान जून में हम लोग जानते हैं कितना ज्यादा है। तो जून में जब तापमान ज्यादा होता है तो निम्न दाब लो प्रेशर भी बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इसकी वजह से होता क्या है, देखिए थोड़ा सा समझ लीजिए, ये वाला चित्र आपको देखना है। इसमें क्या है, इसको कहते हैं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। उपोष्ण कटिबंधीय, देखिए मैं लिख देता हूँ शॉर्ट में, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब क्षेत्र इसका नाम है। तो ये उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब क्षेत्र में जो पवन जन्म लेती है वो इस तरह से आगे बढ़ती है। लेकिन क्योंकि मैंने आपको बताया, ये वाला देखिए जरा चित्र यहाँ पर, क्योंकि लो प्रेशर हो गया है, यानी कि जो भारत का एरिया है 23.5 डिग्री के आसपास, क्योंकि वहां पर निम्न दाब हो गया है,
तो ये वाली जो हवा है, चित्र आप देखते जाइए तभी समझेंगे, ये वाली जो हवाएं हैं ये मुड़ जाती हैं 0 डिग्री की इस लाइन को पार करके, इस तरह से मुड़ जाती है। इसको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, कोरियालिस बल की वजह से ये मुड़ रही है दाईं ओर, तो ये इस तरह से मुड़ जाती है। इसी चीज को इस चित्र में देखिए, ये जो आप यहाँ पे हवाएं आते देख रहे हैं, ये बेसिकली यही वाली हवाएं हैं। ये जो हवाएं कोरियालिस बल की वजह से मुड़ गई, यही ये हवाएं हैं जो भारत में पहुंच रही हैं। ये कहाँ से आ रही हैं? उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र से भारत की ओर आ रही है। अच्छा, रास्ते में आप देख सकते हैं समुद्र है, इसके गरम गरम यहाँ पे जो पानी है वो गर्म है। इसकी वजह से क्या होता है, ये जो वायु है इसमें आर्द्रता आ जाती है, नमी आ जाती है, और जो आर्द्र हवा होती है वो वर्षा करती है। तो ये पवनें जो हैं बहुत तेज होती हैं, 30 किलोमीटर प्रति घंटा के औसत वेग से चलती है। और अगर हम लोग अपने देश के इस नॉर्थ ईस्ट को छोड़ दें तो बाकी जगह पर ये 1 महीने में पहुंच जाती है। दक्षिण पश्चिम मानसून का भारत में अंतर प्रवाह यहाँ के मौसम को पूरी तरह से बदल देता है। मौसम के प्रारंभ में पश्चिमी घाट के पवन विमुखी भाग में भारी वर्षा, देखिए थोड़ा सा मैं आपको समझाऊंगा। मैंने आपको दिखाया था एक पर्वत है, तो इसके जिस तरफ वायु आके टकराएगी इधर तो खूब वर्षा होगी, दूसरी तरफ वर्षा नहीं होती है। तो इसी तरह से जहाँ पे जो हम लोगों का वेस्टर्न घाट है, इससे जब हवा टकराती है तो इस साइड में वेस्टर्न घाट के जिधर को टकरा के ऊपर उठ रही है, इधर तो खूब वर्षा होती है, दूसरी तरफ कम वर्षा होती है इस तरफ। तो कुल मिला के जो हमारा पश्चिमी घाट है, इसका जो पवन के सामने वाला ढाल है उस पे भारी वर्षा, लगभग 250 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होती है। इसीलिए पश्चिमी घाट पे इतनी ज्यादा वनस्पतियां मिलती हैं, बहुत ज्यादा ऊंचे वृक्ष मिलते हैं। दक्कन का पठार और मध्य प्रदेश के कुछ भाग में भी वर्षा होती है, लेकिन ये वृष्टि छाया प्रदेश है। जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ तक वायु नहीं पहुंच पाती है। इस मौसम की अधिकतर वर्षा देश के उत्तर पूर्वी भागों में होती है, जो हमारी खासी पहाड़ी है। इसके देखिए हम लोग जानते हैं कि मासिनराम जो है हमारा, ये विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान है। तो जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, यहाँ पर बहुत ज्यादा वर्षा होती है। और कंफ्यूज मत होइए, यही ये जो पवन है यही बेसिकली वर्षा का कारण बन रही है। अच्छा, गंगा की घाटी में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटती है। राजस्थान और गुजरात के कुछ भागों में बहुत कम वर्षा होती है। देखिए राजस्थान में बेसिकली जो अरावली पर्वत है वो इन हवाओं के समानांतर हो जाता है, इन हवाओं को रोक नहीं पाता है, इसीलिए राजस्थान में कम वर्षा होती है। अच्छा, अब मानसून के दौरान एक और घटना देखेंगे जिसका नाम है वर्षा में विराम। देखिए बेसिकली क्या होता है कि जो लो प्रेशर का जोन है, जो निम्न वायुदाब का गर्त है, ये शिफ्ट होता रहता है। ये कभी क्या होता है पर्वतों की तरफ चला जाता है, तो कभी क्या होता है वापस मैदान में आ जाता है। देखिए जहां पे लो प्रेशर होगा वहीं पे वर्षा होगी। तो जब मैदानी क्षेत्र में ये लो प्रेशर का जोन है तो खूब सारी वर्षा हो रही है। फिर क्या होगा, जब यही लो प्रेशर का जोन पर्वतीय क्षेत्रों में चला जाएगा तो मैदानी क्षेत्रों में वर्षा रुक जाएगी, यानी वर्षा में अंतराल आ जाएगा। पहले वर्षा हुई, फिर रुक गई, फिर हुई, फिर रुक गई, इस तरह से होगी। अच्छा, जब यही लो प्रेशर का जोन पर्वतों पे जाएगा तो वहां वर्षा होगी, और इसकी वजह से क्या होता है, नदियों में पानी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और इसकी वजह से बाढ़ आ जाती है। इसके साथ ही देखिए जो हमारी बंगाल की खाड़ी है उसके ऊपर भी एक लो प्रेशर यानी निम्न दाब का क्षेत्र बनता है, और बंगाल की खाड़ी के ऊपर ये जो लो प्रेशर का जोन बनता है ये भी हमारे जमीनी हिस्से पे आ जाता है, यानी बंगाल की खाड़ी से चल के हमारे जमीनी हिस्से पे आ जाता है, और ये भी मानसून को प्रभावित करता है। अच्छा, मानसून को अपनी अनिश्चितता के लिए जाना जाता है, यानी कि कब कहाँ कितनी बारिश होगी ये निश्चित नहीं होता है। अलग अलग वर्षों में अलग अलग स्थानों पे ज़्यादा कम बारिश होती रहती है। कभी जयपुर में बाढ़ आ गई तो कभी दिल्ली में बाढ़ आ गई, ये सब आप देखते रहते हैं। कई बार इसकी वजह से कृषि को भी नुकसान पहुंचता है, किसान को पता नहीं होता है कि इस बार पर्याप्त वर्षा मिलेगी या नहीं मिलेगी। अब देखिए अंतिम जो हमारी ऋतु है मानसून की वापसी, इसकी बात करेंगे। तो देखिए अक्टूबर नवंबर के दौरान दक्षिण की तरफ सूर्य की आभासी गति के कारण, यानी जो दक्षिण की तरफ सूर्य की किरणें जो दक्षिण की तरफ पड़ने लगती है, इसके कारण जो मानसून गर्त है या जो हमारे यहाँ लो प्रेशर वाला जो एरिया बन गया था
वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है, यानी कि लो प्रेशर का ये पूरा जोन कमजोर पड़ने लगता है। और दक्षिण पश्चिम जो मानसून है, जो हमारे देश में हवाएं आ रही थी इस तरह से, ये भी कमजोर होने लगती है। धीरे धीरे क्या है, अब देखिए सर्दियों का मौसम आ रहा है, अक्टूबर नवंबर है, तो धीरे धीरे यहाँ पर हाई प्रेशर बनने लगता है। और जो हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून है वो पीछे की तरफ जाने लगता है, यानी कि धीरे धीरे ये जो लो प्रेशर हमारे यहाँ बन गया था, ये वाला जो लो प्रेशर का जोन था, ये धीरे धीरे पीछे की तरफ जा रहा है और इसका स्थान हाई प्रेशर ले रहा है। अब तो अक्टूबर के प्रारंभ में मानसून पवने उत्तर के मैदान से हट जाती हैं। तो जब अक्टूबर शुरू होता है तो मानसूनी हवाएं हमारे देश से खासकर उत्तरी भारत का जो हिस्सा है, जो मैदानी हिस्सा है, यहाँ से चली जाती है, तभी अक्टूबर में बिल्कुल वर्षा रुक जाती है। अक्टूबर और नवंबर का महीना गर्म वर्षा ऋतु से शीत ऋतु में परिवर्तन का काल है। वर्षा ऋतु से शीत ऋतु में जा रहे होते हैं। मानसून की वापसी होने से आसमान साफ और तापमान में वृद्धि हो जाती है। मानसून जा रहा है, वर्षा खत्म हो गई है, तो आकाश साफ हो जाएगा, बादल नहीं होंगे, और क्या होगा, तापमान भी धीरे धीरे वापस से बढ़ेगा। धूप पूरी पृथ्वी तक पहुंच रही है, बादल नहीं है, तो दिन का तापमान ज्यादा रहेगा और रातें ठंडी और सुहावनी रहेंगी। स्थल जो है, यानी कि जो जमीनी क्षेत्र है, वहां पर नमी यानी जो आर्द्रता है, जो ह्यूमिडिटी है, वो रहती है। अच्छा, अब क्या होगा, देखिए तापमान दिन के समय ज्यादा है, तापमान ज्यादा है, उसके साथ ही नमी भी है, इसलिए थोड़ा सा मौसम जो है कठिन लगता है, असह्य लगता है। इसे क्वार क्यूमस के नाम से जाना जाता है। अक्टूबर के उत्तरार्ध में, यानी कि जो अक्टूबर का शुरुआती समय है, उत्तरी भारत में तेजी से तापमान गिरता है। मासिनराम विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाले क्षेत्र है, यानी कि हमारा जो मासिनराम है, ये एक बस फैक्ट आ गया है बीच में, एक्चुअल में इसका मानसून की वापसी से लेना देना नहीं है, ये यहाँ पर गलत लिख गया है। तो मासिनराम, चलिए फैक्ट देख लेते हैं। मासिनराम विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र है और यहाँ पे स्टैग्लेमाइट, स्टैग्नेटाइट गुफाएं मिल जाती हैं। तो कुल मिलाकर हम लोगों ने देखा कि उत्तरी भारत में मानसून की वापसी के समय तापमान तेजी से गिरने लगता है, क्योंकि यहाँ पर जो लो प्रेशर का जोन था, ये वापस से दक्षिण की ओर जाने लगता है और इसका स्थान हाई प्रेशर लेने लगता है। देखिए, मानसून की वापसी के दौरान एक और घटना होती है, चक्रवातों का आना। जो चक्रवाती तूफान है वो आते हैं हमारे भारत के पूर्वी तट के ऊपर। देखिए बेसिकली क्या होता है, हम लोगों ने देखा समुद्र ना जल्दी गर्म होता है ना जल्दी ठंडा होता है। तो ऐसे में क्या है, अभी बे ऑफ बंगाल यानी जो बंगाल की खाड़ी है, इसका पानी गर्म है, यानी कि यहाँ पर लो प्रेशर का जोन बन जाता है, निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। जहाँ गर्मी होगी वहां निम्न दाब का क्षेत्र बन जाएगा। तो इसकी वजह से जो निम्न दाब का क्षेत्र है, यहाँ से जो चक्रवात है वो हमारे भारत के पूर्वी तट तक पहुंचने लगते हैं। थ्योरी देख लेते हैं। नवंबर के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम भारत के ऊपर निम्न दाब वाली अवस्था बंगाल की खाड़ी पे स्थानांतरित हो जाती है, यानी यहाँ पर लो प्रेशर बन जाता है। ये जो ट्रांसफर है लो प्रेशर का, इसकी वजह से चक्रवाती निम्न दाब उत्पन्न होता है और ये अंडमान सागर के ऊपर उत्पन्न होता है, यानी जो अंडमान सागर है वहां पर ये निम्न दाब उत्पन्न होता है। ये चक्रवात सामान्य रूप से भारत के पूर्वी तट को पार करते हैं और भारी वर्षा करते हैं। तो हमारे पूर्वी तट को पार करके तटीय इलाकों में बहुत ज्यादा वर्षा होती है। ये जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, विनाशकारी होते हैं। गोदावरी, कृष्णावरी, कावेरी नदियों की जो सघन आबादी वाले डेल्टा प्रदेश हैं, वहां पर चक्रवात आते रहते हैं, यानी कि गोदावरी, कावेरी, कृष्णा नदियों का जो डेल्टा है, जो पिछले लेक्चर में देखा था सब, तो वहां पर बहुत ज्यादा आबादी रहती है। वहां पर ये चक्रवात आते रहते हैं, जिससे जान माल की हानि होती है। कभी कभी ये जो चक्रवात है उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों में भी, ये बांग्लादेश है, इधर उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, यहाँ तक भी पहुंच जाते हैं। कोरोमंडल तट पे जो ज्यादातर वर्षा होती है इन्हीं चक्रवातों की वजह से होती है। तो ये हम लोगों ने मानसून की वापसी को देख लिया। अब एक छोटी सी चीज आपको बताऊंगा, वर्षा का वितरण। देखिए कोई बहुत ज्यादा इसमें कुछ डिटेल में नहीं जाना है, बस यहाँ पे इतना बताया गया है कि कहीं पर पूरे भारत में बहुत ज्यादा वर्षा होती है तो कहीं पर कम। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा है 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा। अब कुछ एरियाज को देखिए, जैसे ये वाला जो डार्क ब्लू कलर है, ये डार्क ब्लू कलर, ये अपने पश्चिमी घाट पर जो डार्क ब्लू कलर है, यहाँ पर 400 सेंटीमीटर से भी ज्यादा वर्षा होती है।
वहीं पे कुछ इलाके हैं जैसे 0 से 20 सेंटीमीटर जहाँ पे वर्षा होती है। तो जैसे ये इलाका हो गया, ये अपना इलाका हो गया, ये वाले क्षेत्र हो गए जहाँ पर 0 से 20 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होती है, जो मरुस्थल है, शीत मरुस्थल है, इस सब में ये आता है। तो कुल मिलाकर बस यहाँ पर ये हम लोगों को समझना है कि भारत के अलग अलग भागों में अलग अलग मात्रा में वर्षा होती है, और बाकी आप थ्योरी को जैसी आपकी आवश्यकता है उसके हिसाब से याद कर सकते हैं। तो इस तरह से आज के लेक्चर में हम लोगों ने जो भारत की मानसून के बेसिक है उसको देखा। भले ही आपको सारी बातें नहीं पता चली, लेकिन आपके बेसिक्स मजबूत हो गए। अगर आपके ये बेसिक मजबूत हो गए तो अब आप भारत के मानसून के बारे में कितना भी डिटेल में पढ़ें, आपको समझ में आएगा। तो अब हम लोग मिलेंगे अपनी अगली क्लास में।